वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर। हम लोग इस चैप्टर में रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर पढ़ लिया है। स्फेरिकल मिरर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, इसके फॉर्मूले भी डिराइव किए, साथ ही साथ इमेज का फॉर्मेशन भी देखा और फिर इस पर न्यूमेरिकल भी लगाए। अब स्टार्ट होता है अपने इस लेक्चर में, हमें पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जैसा कि आप कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देख सकते हैं कि जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो ऐसा लगता है कि जिस स्ट्रेट लाइन से वो जा रही थी, अब वो उस स्ट्रेट लाइन पे नहीं फॉलो कर रही, बल्कि थोड़ा सा बेंड हो जा रही है। ये क्यों होता है, यही हमें पढ़ना है। और फिर अगर ये होता है तो इसका बेनिफिट्स क्या है, हम इससे कुछ इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं, उसके कुछ फ़ायदे हो सकते हैं, उसके कुछ एडवांटेज मिल सकते हैं हमें, तो वो भी इसी चैप्टर में आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। एक्चुअल में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये है कि जब भी कोई दो मीडियम हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने ये एक लाइन लिया, सेपरेशन लाइन लिया, और इस सेपरेशन लाइन के ऊपर क्या है, एयर है, कोई एक मीडियम है एयर का, और नीचे क्या है, ग्लास का मीडियम है, और ये हमने लाइन ड्रॉ कर दिया नॉर्मल। यहाँ से जो इंसिडेंट रे आई, अगर वो नॉर्मल से आई एंगल बना रही है तो सीधे जाने के बाद जैसे ही वो दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, अब ये स्ट्रेट लाइन में नहीं जा करके बल्कि थोड़ा सा बेंड हो जाएगी। इसे ही कहते हैं रिफ्रैक्शन, इसे कहते हैं रिफ्रैक्शन। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्या बेंडिंग का नेचर हमेशा सेम होगा? तो ऐसा नहीं होता। बेंडिंग का नेचर क्या होता है, अलग अलग होता रहता है। ये डिपेंड करता है मीडियम पर कि वो रेयरर मीडियम से डेंसर जा रही है या डेंसर से रेयरर। अच्छा, एक ज़बरदस्त कन्फ्यूज़न लोगों में है कि जिसका डेंसिटी ज़्यादा हो वो डेंसर है। ऐसा नहीं है। मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि डेंसिटी ज़्यादा होना ही ये कहलाएगा डेंसर, ऐसा नहीं है। बल्कि यहाँ डेंसर का कॉन्सेप्ट कुछ अलग आता है, वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मैंने दो ग्राफ दिखाए हैं, इसमें ये दिख रहा है कि अगर इंसिडेंट रे किसी रेयरर मीडियम यानी एयर से एंटर करती है और डेंसर की तरफ जाती है यानी ग्लास की तरफ जा रही है, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। और इसका जस्ट अपोजिट होता है, अगर यही ग्लास से आ रही हो डेंसर मीडियम से और एंट्री किया इसने रेयरर मीडियम में, तो ये क्या करता है, नॉर्मल से अवे चली जाती है, दूर चली जाती है। तो यहाँ पर एंगल आर इज़ ग्रेटर देन एंगल आई, और यहाँ पर होता है एंगल आई इज़ ग्रेटर देन एंगल आर। एक सवाल ये पैदा होता है कि सर क्या होगा अगर कोई इंसिडेंट रे इसी नॉर्मल डायरेक्शन में ही आ जाए, जैसे ये नॉर्मल है, नॉर्मल के डायरेक्शन में ही कोई इंसिडेंट रे आ जाए, तो क्या होगा? अब वो किस तरफ बेंड होगा? तो वो किसी तरफ बेंड नहीं होगा, बल्कि चाहे वो रेयरर टू डेंसर जाए या डेंसर टू रेयरर जाए, वो सीधे ही निकल जाएगा। उसमें बेंडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आता। ये डिपेंड करता है जब तक वो नॉर्मल से एंगल ना बना रही हो। क्लियर, बात समझ में आ गई? अब इसमें भी क्या होता है, इसके रे को फॉलो करने के लिए दो लॉ हैं, जैसे पिछली बार था। एक लॉ तो वही है कि सेम प्लेन में होना चाहिए। सेम प्लेन का मतलब यही है कि जैसे मान लीजिए ये हो गया नॉर्मल, तो अगर इस प्लेन में एक्स और वाई प्लेन में ये नॉर्मल है, तो इंसिडेंट रे भी ऐसे ही आएगी और रिफ्रैक्टेड रे भी ऐसे ही जाएगी। ये नहीं कि वो निकल करके बाहर चली जाए या अंदर चली जाए, यानी सेम प्लेन में ही तीनों चीज़ों को होना ज़रूरी है। क्लियर? दूसरा लॉ क्या कहता है, स्नेल्स का लॉ है ना, सीधे सीधे वो क्या कहता है कि यहाँ पर ये जो साइन आई अपॉन साइन आर, यानी इंसिडेंट रे का जो साइन होगा और एंगल का, और रिफ्रैक्टेड एंगल का जो साइन होगा, उसका एक रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इस कांस्टेंट को हम म्यू कहते हैं, और इसका नाम कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहलाते हैं भाई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है? सवाल पैदा हो, इसका मतलब क्या है? एक तो पहली बात तो ये कांस्टेंट है। ये इससे पता चलता है कि मीडियम जो रे है वो रेयरर टू डेंसर जा रही है या डेंसर टू रेयरर। अभी हम जब आगे इसको एलोब्रेट करके पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। एक सवाल ये भी होता है कि क्या ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसको जो है दो टर्म में लिखा जाता है। एक तो वेलोसिटी के टर्म में लिखा जाता है और दूसरा जो होता है वेवलेंथ के टर्म में लिखा जाता है। और ये लिखा जाता है कंपैरिजन के फॉर्म में। किससे? हम जैसे कहते हैं ना कि भाई ये आदमी लंबा है, ये आदमी जो है छोटा है,
तो ये किसी न किसी के कंपैरिजन से आता है। एक एवरेज हाइट मान ली जाती है कि 5.5 फीट या 6 फीट। अब उससे हमारे दिमाग कंपेयर करता है कि ये अच्छा उससे लंबा है, तो एक नॉर्मल हाइट से ज़्यादा है तो कहते हैं ये लंबा है। उसी तरीके से ये जो रेज़ होती हैं, रेज़ का जो कंपैरिजन किया जाता है वो स्पीड ऑफ लाइट से किया जाता है। किससे किया जाता है? स्पीड ऑफ लाइट। और वो भी क्या होता है? वैक्यूम के हिसाब से। क्यों? जो स्पीड ऑफ लाइट हम पढ़ते हैं 3 × 10⁸ है ना मीटर पर सेकेंड, वो क्या होता है? वो वैक्यूम में है। और वैक्यूम का एयर में करीब करीब सेम मान लेते हैं, कई बार ऐसा भी होता है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तो यहाँ पर क्या मामला है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन, अब जिस मीडियम से आप फाइंड करना चाहते हैं उससे उसे कंपेयर करिए। यानी यहाँ पर हो जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये होता है म्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा C/V। C रिप्रेजेंट करते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट को इन वैक्यूम से। ठीक है। अच्छा, अब बात समझती है कि सर ये 1 और 2 क्या है? 1 μ2। जैसे मैंने कहा था, किसी भी चीज़ को जब बताया जाता है एक नॉर्मल वे में तो कहा जाता है कंपैरिजन के फॉर्म में। तो यहाँ भी कंपैरिजन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये 1 से कंपैरिजन किया गया, तो वैसे क्या होगा? यहाँ कंपैरिजन किया गया वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। यानी वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है उससे हम कंपेयर करेंगे मीडियम में कि अब उसके हिसाब से ये ज़्यादा है या कम है। तो एक तो ये फॉर्मूला आ जाता है, या 1-2 लिख दीजिए या CV लिख दीजिए, दोनों ये होगा। अच्छा, दूसरा इसके क्या होता है? वेवलेंथ के फॉर्म में लिखा जाता है। जब भी लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, समझिएगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है तो उसका क्या चेंज होता है? क्या फ्रिक्वेंसी बदलती है? नहीं, उसकी वेलोसिटी बदलती है और वेवलेंथ बदलता है। क्या बदलता है? वेलोसिटी अगर बदली तो क्या होगा? वेवलेंथ बदलेगा। तो उस हिसाब से अगर वेवलेंथ के फॉर्म में लिखा जाए, ये वेलोसिटी के फॉर्म में है, अगर वेवलेंथ के फॉर्म में लिखना होगा तो वो हो जाएगा लेमडा, यहाँ पर होगा वैक्यूम इनटू न्यू फ्रीक्वेंसी अपॉन, यहाँ पर होगा क्या है? मीडियम MED इनटू न्यू। न्यू दोनों का कांस्टेंट है, वैक्यूम में भी और किस में है? मीडियम में। यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट आई और आते आते क्या हुआ? पानी में चली गई, पानी में ट्रैवल कर रही। तो जब एयर में ट्रैवल कर रही थी उसका वेवलेंथ अलग था, अंदर पानी में जाते उसका वेवलेंथ अलग हो गया, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, वो नहीं चेंज होता। इसीलिए हमने यहाँ क्या दोनों रखा है? न्यू रखा है। यहाँ दोनों कैंसिल हो जाता है, यहाँ से फॉर्मूला म्यू का जो आता है वो लेमडा वैक्यूम अपॉन लेमडा मीडियम आता है। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास दो फॉर्म में हैं। ये इससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक तरीके से हमें कंपैरिजन शो करता है किसी भी मीडियम का किसी वैक्यूम के मीडियम से। किस फॉर्म में मीडियम कंपैरिजन शो करता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट से, वेवलेंथ ऑफ लाइट से। क्लियर? समझ में आ गया होगा। अभी और आगे समझते हैं इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है ना। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। एक तो पहले बात समझ लेते हैं, ये कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होता क्या है, ये आखिर क्यों होता है? कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, आखिर ये बेंडिंग क्यों हो रही है ना। तो ये वेलोसिटी की हेल्प से हम समझेंगे। कैसे? हमारे पास जो फॉर्मूला है, जैसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया डायग्राम, ये नॉर्मल है हमारा, और मान लीजिए ये कोई इंसिडेंट रे आई है ना, ये एंगल I है और ये बेंड हो गई, ये एंगल R हो गया। अब इसमें दो केसेस हैं। एक तो केस ये है कि 1 μ/2, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये फॉर्मूला हमारे पास क्या बनता है? ये होता है हमारे पास V1/V2, यानी वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी इन सेकेंड मीडियम। यही होता है साइन I/sin R। क्लियर? अब एक बात समझिए, कैसे? अगर V1 इज़ ग्रेटर देन V2, जो इंसिडेंट रेट है, अगर उसकी वेलोसिटी पहले मीडियम में ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू
सेकेंड मीडियम। तो अगर V1 इज़ ग्रेटर देन V2 तो उस वक्त क्या होगा, म्यू की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। अगर ये वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो आप यहाँ से भी कह सकते हैं साइन I इज़ ग्रेटर देन साइन R। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ एंगल I इज़ ग्रेटर देन एंगल R, एंगल I इज़ ग्रेटर देन एंगल R। अब देखो एंगल I ज़्यादा होगा एंगल R से, ये कब होगा, जब वेलोसिटी फर्स्ट मीडियम में ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू सेकेंड मीडियम। और ये कब पॉसिबल है, जब ऊपर वाला मीडियम, पहला मीडियम रेयरर हो और दूसरा क्या हो, डेंसर हो। यानी कब होगा, जब लाइट यहाँ रेयरर से डेंसर की तरफ जाए, तब ये होगा। क्लियर। इसी का अपोजिट लेके चलते हैं। क्या करते हैं हम लोग, डायग्राम बाद में बनाएंगे, पहले हम अपने उससे समझ लेते हैं। हमने वही लिया 1 μ2 इज इक्वल टू V1 V2 इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। अब मैंने ये कहा कि मैंने जब इंसिडेंट रे को भेजा लाइट को, तो पहले मीडियम में और दूसरे मीडियम में मैंने उसके वेलोसिटी का कंपैरिजन किया और ये पाया कि जो सेकेंड मीडियम में जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट मीडियम। और अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर 1 μ2 इज़ ग्रेटर देन लेस देन 1 हो जाएगा, क्योंकि V2 ज़्यादा है V1 से। और इससे होते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन I इज़ लेस देन साइन R, यानी एंगल I इज़ लेस देन एंगल R। इसका मतलब क्या होगा, अगर कोई इंसिडेंट रे यहाँ से गई, इंसिडेंट रे I एंगल बनाती है, तो अब हमें I एंगल R से कम बनाना है, यानी R और ज़्यादा होगा तो वो इस तरफ चला जाएगा फिर, क्योंकि R ज़्यादा आ रहा है। और ये कब पॉसिबल है, वेलोसिटी वाला मामला कब होता है, ये जो वेलोसिटी वाला मैंने स्टार्ट में लिया, ये तभी होता है जब पहला मीडियम क्या हो, डेंसर हो, और दूसरा मीडियम क्या हो, रेयरर हो। यानी जब भी डेंसर से रेयरर में कोई भी लाइट जाएगी तो वो क्या करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। और अगर वो लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल I इज़ ग्रेटर देन एंगल R आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। क्लियर, समझ में आ गया। एक तो हमारे पास ये बात आ गई। दूसरा इसका एक और चीज़ समझते हैं, ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ये क्या होता है ये समझिए। जैसे हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पर एक इंसिडेंट रे आई है, आई एंगल बना रहा है नॉर्मल से, और ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, तो जाहिर सी बात है रेयरर से डेंसर में गई है। मैं इस केस के लिए अगर बात करूँ तो इंसिडेंट एंगल क्या होगा, आई, एंगल आई, और यहाँ पर रिफ्रैक्टेड एंगल हो जाएगा एंगल आर। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1 μ2 इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। इक्वेशन फर्स्ट बन गया। समझिएगा ज़रा इसको। अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें एक काम किया। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक मिरर लगाया, ये रेड कलर से मैंने एक मिरर लगा दिया। अच्छा एक बात बताओ, अब मिरर से ये जो लाइट आई थी नॉर्मल इस पर गिर रही है मिरर पर, तो क्या 90 की डिग्री से वापस चली जाएगी, प्लेन मिरर लगाया है तो ये यहाँ से वापस चली गई। चलो इसको रेड कलर से बनाते हैं जो वापस जा रही तो, है ना, ताकि और ज़्यादा समझ में आए। तो जब ये वापस गई तो ऐसे वापस गई, और जाहिर सी बात है वापस गई तो फिर इधर चली जाएगी ऐसे। तो जब ये वापस गई, अब इस केस के लिए देखिएगा, वापसी वाले केस के लिए, अब बताइए जो इंसिडेंट एंगल होगा, हाँ एंगल आर हो जाएगा, और रिफ्रैक्टेड एंगल की बात की जाए वो हो जाएगा एंगल आई। अब एक बात बताओ, ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 1 है। अगर मैं लिखूं 2 μ1, इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2। मेरे वर्ड पे ध्यान दीजिएगा सेंटेंस में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2।
और यहाँ था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अब यहाँ पर यहाँ मामला हो जाएगा साइन r अपॉन साइन आई, क्योंकि इंसिडेंट एंगल इस केस में बदल चुका है, वो r हो चुका है। ये हो गया इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो लेफ्ट में क्या आ जाएगा 1 μ2 इज इक्वल टू 2 μ1, लेफ्ट में दोनों। और यहाँ पर पहले था साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू इंटू साइन आर अपॉन साइन आई, ये तो हो गया 1। और एक को इधर लेके चले जाओ। अच्छा, एक तो फॉर्मूला हमारे पास ये बन सकता है 2 μ1 इज इक्वल टू 1, एक तो ये बना। इसको इधर लेके चले जाओगे तो 1 μ2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 μ1। हाँ, यही कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। यानी अगर मैं कहूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है किसका, एयर से ग्लास में जाने का, यानी मैं इसको कहूँगा ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ये अगर 0.3 है और मैं पूछूं अब बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना होगा, तो आप कैसे फाइंड करेंगे 1/0.3 कर देंगे। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए नोट कीजिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, 2 डेरिवेशन यहाँ पर सीखते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एंड लेटरल शिफ्ट। तो लेटरल शिफ्ट क्या होता है वे भी सीखेंगे इसमें, और देखेंगे कि किसी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है उससे अगर कोई इंसिडेंट रे जा रही है तो वो किस तरीके का बिहेवियर शो करती है ना। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है एक ग्लास स्लैब ले लिया, इसके 2 फेस हैं। मान लीजिए अगर कोई स्लैब है, ये मान लीजिए स्लैब है, तो यहाँ से इंसिडेंट रे आई तो इस वाले फेस को हमने PQ कह दिया, और फिर अंदर रिफ्रैक्शन हुआ और फिर बाहर निकला तो नीचे वाले फेस को हमने RS कह दिया। तो यहाँ पर देखिए ये नीचे वाले फेस RS और ऊपर वाले फेस PQ। तो जाहिर सी बात है वो जो इंसिडेंट आ रही थी वो एयर से आ रही थी और एंट्री किया उसने दूसरे मीडियम में ग्लास में, और फिर ग्लास से निकल करके फिर वो कहाँ चले गई, फिर से एयर में चले गई। यानी यहाँ पर फिर से हमारे पास एयर है। अब मैंने रिप्रेजेंटेशन के लिए सिर्फ यहाँ पर लिखा हुआ A और G और A है ना। एक चीज़ और, यहाँ पर जो इंसिडेंट वो है एंगल वो I1, रिफ्रैक्शन के बाद रिफ्रैक्शन एंगल R1। अब फिर जब ये यहाँ पर इंसिडेंट हुआ तो वो अब I2 एंगल से हुआ, और यहाँ रिफ्रैक्शन कितना हुआ R2 से। तो अगर मैं बात करूँ रिफ्रैक्शन सिर्फ पहले उस पर फेस पर, यानी रिफ्रैक्शन एट फेस, कौन सा फेस है PQ। अगर PQ की बात करें तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ साइन I1 अपॉन साइन R1, 1 म्यू, सॉरी हम 1 ना लिख करके यहाँ लिखेंगे A म्यू G, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू A यानी एरिया, अरे सॉरी एयर। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास। अगर रिफ्रैक्शन की बात की जाए इस RS पर, है ना, तो यहाँ पर लिख लेते हैं रिफ्रैक्शन एट फेस RS। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ इंसिडेंट एंगल हो गया है I2, तो यानी यहाँ हम लिख सकते हैं साइन I2 अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू क्या होगा ये, हाँ G म्यू A, क्योंकि इंसिडेंट जो हो रहा है ग्लास हो रहा है और रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ चला गया एयर में। अच्छा, क्या इसका अभी मैंने आपको रेसिप्रोसिटी थ्योरम बताया था, उल्टा कर सकते हैं, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन A म्यू G इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ है साइन I1 अपॉन साइन R1 इंटू साइन I2 अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा A म्यू G इंटू 1 अपॉन A म्यू G। तो राइट साइड तो 1 आ जाएगा, और इधर देखिए ये एक बना, तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ साइन I1 अपॉन साइन R1 इंटू साइन I2 अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू 1। अब ज़रा देखो ये क्या, ये दो जो लाइन है ये PQ और RS ये दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल हैं, 2 पैरेलल लाइन ऐसे हैं और एक लाइन ऐसे कट कर रही। ठीक है, एक चीज़ और,
ये जो लाइन कट कर रही है ये यहाँ से एंगल बना रही है R1 और I2। आप देखिए ये एंगल क्या इसके एंगल को इक्वल होगा, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर PQ इज़ पैरेलल टू RS। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर एंगल I2 इज इक्वल टू एंगल R1। सही है, R1 I2 के इक्वल हो गया। अब मुझे यहाँ पर I2 की जगह R1 रखना है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा साइन I1 अपॉन साइन R1 और साइन I2 की जगह साइन R1 अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू 1। देखिए ये इससे कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ से आ जाएगा साइन I1 इज इक्वल टू साइन R2, यानी एंगल I1 इज इक्वल टू एंगल R2। यही चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली। देखिए ये जिस एंगल से ये इंसिडेंट हुआ था, बाद में दूसरे फेज से रिफ्लेक्शन के बाद उसी एंगल से क्या हुआ, बाहर चला गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सेम एंगल से बाहर तो जा रहा लेकिन उस लाइन से बाहर नहीं जा रहा। यानी अगर वो इस लाइन से बाहर जाता तो ये एंगल R2 ही होगा। क्लियर बात समझ में आ रही? हाँ, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये उसके पैरेलल चल रहा है। इसी जो डिस्टेंस है पैरेलली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दो पैरेलल लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, इसी को कहा जा रहा है लेटरल शिफ्ट। क्या कहा गया? लेटरल शिफ्ट। क्लियर, समझ में आ गया भाई सबको? अब ये जो लेटरल शिफ्ट है इसको भी कैलकुलेट करने के लिए आता है, इसको नोट कर लीजिए, उसको भी सिखा देते हैं अभी 5 मिनट में। तो हम लोगों ने लेटरल शिफ्ट ये जान लिया क्या होता है ना। अब उसको कैलकुलेट करना सीखना है, और दूसरी बात ये सीखना है कि वो डिपेंड किस पे करता है और वो कितना हो सकता है मैक्सिमम, ये सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने उसी डायग्राम में क्या किया है, यहाँ पर आई एंगल से इंसिडेंट हुआ, आर एंगल से रिफ्रैक्ट हुआ। अब एक बात यह है कि यहाँ से फिर से वो रिफ्रैक्ट हुआ है, साथ ही साथ मैंने स्लैब की थिकनेस ले लिया टी, और जो यहाँ पर लेटरल शिफ्ट था उसको ले लिया एक्स। ठीक है, और इस लाइन को हमने एक्सटेंड कर दिया आगे। अच्छा एक बात है, ये अगर आर है तो ये जो टोटल एंगल होगा वो आई माइनस आर होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये होगा आई टोटल, और ये आर है तो ये होगा आई माइनस आर। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँगा सिर्फ बराबर इसके, यानी ये हमने क्या किया, ये लेटरल शिफ्ट है एक्स। क्लियर, ये क्या है, लेटरल शिफ्ट एक्स है। अब इसको मैं एक नाम दे देता हूँ, इसको लिख देता हूँ ई। अब देखो तो यहाँ पर दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे। पहला ट्रायंगल हम लोग लेते हैं, एक ट्रायंगल BFC, ध्यान देना ज़रा, ट्रायंगल BFC। अगर मैं इसमें लगा दूँ कॉस आर की वैल्यू, ये क्यों कर रहा हूँ मैं अभी आपको बताऊँगा, है ना, क्योंकि डेरिवेशन में हम लोग को टारगेट पता होता है। यहाँ पर कॉस आर लगा दीजिए, तो इसमें क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा, बेस, तो ये हो गया BF अपॉन BC, ये होगा ना हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ से क्या हो गया, BC की वैल्यू क्या आ सकती है, BF अपॉन कॉस आर। क्लियर, BC की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, दूसरा ट्रायंगल ले लो, एक ट्रायंगल ले लेते हैं BCE, ट्रायंगल BCE। इस ट्रायंगल में लगा दो साइन I माइनस आर। एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। देखो ये तो परपेंडिकुलर ड्रॉ ही किया मैंने, एंगल के सामने है परपेंडिकुलर। अब ये पर ये तो हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस, तो यहाँ पर जब साइन लगाया है तो क्या होगा, CE अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन है, BC। यहाँ से देखो CE क्या है, CE x है। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ मैं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x इज इक्वल टू BC साइन I माइनस आर। सही है, चलो इसको आगे लिखते हैं ऐसे करके। यहाँ पर BC की वैल्यू क्या है, BF अपॉन कॉस आर यहाँ पर है। अच्छा BF की वैल्यू क्या है, T है, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं T साइन, अच्छा सॉरी BC में लिख सकता हूँ BF अपॉन कॉस आर, तो ये हो जाएगा कॉस आर साइन I माइनस आर।
देखिए सही है, कोई डाउट हो तो बताइएगा। हमने क्या किया, एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और फिर बी सी की वैल्यू यहाँ से उठाया बी एफ अपॉन कॉस आर, और बी एफ की वैल्यू यहाँ पर से सीधे टी लिख दिया मैंने वहाँ पर, और अपॉन कॉस आर था ही, और साइन आई माइनस आर है। ये हो गया साइन ए माइनस बी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टी अपॉन कॉस आर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, सही है। साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, सही है। फिर कॉस ए यानी कॉस आई इंटू साइन बी साइन आर। देखो कॉस आर से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये टी, यहाँ कॉस आर से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, साइन आई माइनस यहाँ हो जाएगा, नहीं यहाँ आ जाएगा कॉस आई साइन आर अपॉन कॉस आर। नहीं अभी चेंज नहीं करेंगे, ऐसे रहने दो, सही है। ये किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से साइन आर और कॉस आर की वैल्यू निकालेंगे। साइन आर की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से देखो 1 म्यू 2 इज इक्वल टू क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर। क्या यहाँ से साइन आर की वैल्यू आ गई, साइन आई अपॉन म्यू, एक वैल्यू आ गई हमारे पास। मैंने कहा था ना हम लोग साइन आर और कॉस आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पर लगाया मैंने अपना स्नेल्स लॉ, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, और यहाँ पर लिख दिया साइन आर की वैल्यू साइन आई अपॉन म्यू। अच्छा अगर मुझे कॉस आर लिखना हो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, सही है। साइन स्क्वायर आर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ले जा रख दिया। अब साइन स्क्वायर आर की वैल्यू तो मुझे पता है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर आर अपॉन म्यू स्क्वायर, सही है। तो कॉस आर की वैल्यू आ चुकी है, साइन आर की वैल्यू आ चुकी है। क्या करना है, इसको पुट कर देना इसमें। चलो पुट करते हैं। यहाँ पर है x, ये है t साइन आई माइनस कॉस आई को ऐसे रहने दो, इनटू साइन आर। साइन आर क्या है, साइन आई अपॉन म्यू, ठीक लिख दिया। फिर आगे क्या है, कॉस आर। कॉस आर क्या निकाला हमने, ये। तो इसको क्या करो, ऐसे करके लिखो। यहाँ पर हम लिख सकते हैं म्यू, हाँ लिख दो, म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आर अपॉन म्यू स्क्वायर के पावर 1/2, सही है। अंडर रूट में था ना, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, म्यू स्क्वायर इधर आ गया अपॉन म्यू स्क्वायर। इसके पावर में 1/2 है, जब ये बाहर आएगा तो खाली म्यू आएगा ना भाई, अंडर रूट के अंदर म्यू स्क्वायर है, बाहर आएगा तो म्यू आएगा, और इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, ज़रा तुम साइन आई भी कॉमन ले लो, t साइन आई, यहाँ बचेगा 1 माइनस कॉस आई इंटू, सिर्फ कॉस आई बचेगा, साइन आई तो कॉमन हो गया, कॉस आई अपॉन नीचे क्या बचा, म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आर, म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आर के पावर 1/2, सही है भाई। सबको समझ में आया ये। इस इक्वेशन से क्या समझा भी मैं दिखा रहा हूँ। ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया। अब ज़रा समझना हमें, है ना, समझना। अगर मैं चाह रहा हूँ कि x मैक्सिमम हो, ये शिफ्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो क्या होना चाहिए, एक तो ये वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा हो भाई, t तो नहीं, ये वैल्यू तो ज़्यादा हो, और दूसरी बात क्या हो, ये वैल्यू भी पूरी ज़्यादा हो। दोनों को अलग अलग समझते हैं, है ना। तो देखो एक बात समझो, अगर x मैक्सिमम हो तो स्लैब की थिकनेस तो हमने वही ली है, मतलब अगर साइन आई मैक्सिमम होना चाहिए, ये तो बात होगी, ये वैल्यू ज़्यादा हो और ये वैल्यू पूरी ज़्यादा हो। तो इसका मतलब साइन आई मैक्सिमम करने के लिए क्या होना चाहिए, साइन आई मैक्सिमम कितना होता है, 1 होता है, यानी एंगल क्या होता है, एंगल आई कितना होना चाहिए, टेंड्स टू 90, यानी इंसिडेंट एंगल मैक्सिमम कितना कर सकते हैं आप, 90 डिग्री पर, तो डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा। दूसरी बात समझिए इधर, अगर ये मैक्सिमम करना है
टोटल, तो ये मिनिमम होना चाहिए। अरे समझ में आ रहा भाई, 1 माइनस एक्स है, टोटल अगर मैक्सिमम करना है तो एक्स को कम करो ना। ये वाला कम करने के लिए कॉस आई सबसे कम कर दो, यानी कॉस आई हम कर सकते हैं टेंस टू 0। इस वक्त एंगल आई कितना आता है 90, कॉस 90 की वैल्यू 0। यानी दोनों ही केसेस में क्या होगा, इंसिडेंट एंगल क्या होना चाहिए, मैक्सिमम लेटरल शिफ्ट के लिए कितना हो सकता है 90 डिग्री। इससे ज़्यादा क्या होगा, लेटरल शिफ्टिंग नहीं हो सकती। क्लियर बात समझ में आ गई सबको? लेटरल शिफ्ट समझ में आ गया कि लेटरल शिफ्ट होता क्या है, और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि ये किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, इसको मैक्सिमाइज़ कैसे किया जा सकता है। अब इसका क्या करते हैं, हम नए नए अपरेटस बनाने में, इक्विपमेंट बनाने में यूज़ करते हैं इस शिफ्टिंग का, है ना, एम्यूनेशन बनाने में यूज़ करते हैं। क्लियर समझ में आ गया अभी सबको? चलिए नोट कर लीजिए, इस पर न्यूमेरिकल कराएंगे ना तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी आपको पढ़ाएंगे, वहाँ और मज़ा आएगा फिर। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो आप सब।